नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 7 मार्च 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर का ये बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन का कि जुलाई 2019 में किस टेनिस खिलाड़ी को युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए, ये किसे किया गया था, तो रोहन बोपन्ना को प्रदान किया गया था। जुलाई 2019 में टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया था। रोहन बोपन्ना एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है जो युगल में विशेषज्ञता रखते हैं। बोपन्ना भारतीय डेविस कप टीम का हिस्सा रहे हैं और 2012 और 2016 ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा किया है। ये बात जान लीजिए कि वह पाकिस्तान के एसम उल हक कुरैशी के साथ अपनी साझेदारी के लिए भी जाने जाते हैं, जिन्हें एक साथ इंडो पैक एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है। बोपन्ना ने 26 ATP टूर युगल खिताब जीते हैं, जिसमें से 2 प्रमुख खिताब शामिल है, 2017 फ्रेंच ओपन और 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहा कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालिक कारण क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भुगतान संतुलन का संकट ये हो जाएगा। देखिए, हालांकि भारत में आर्थिक उदारीकरण का जो पता है 1970 के दशक के अंत में लगाया जा सकता है, लेकिन आर्थिक सुधार जुलाई 1991 में शुरू हुआ था। उस समय भुगतान संतुलन संकट ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF कार्यक्रम के लिए रास्ता खोल दिया, जिसके कारण एक प्रमुख सुधार पैकेज को अपनाया गया। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से सुधार हुआ और IMF और विश्व बैंक के अस्थायी दबदबे को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया। सुधार जो है वो रुक रुक कर जारी रहा इस तरह। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था कब। तो देखिए, क्या गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। देखिए, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया था और वह 1976 में किया गया था। संविधान के 42वें संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहा कि सोडा वाटर जैसी वात्य पेय में विलय के रूप में कौन सी गैस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। देखिए, सोडा वाटर जैसी वातित पेय में कार्बन डाइऑक्साइड विलय के रूप में होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है तो वह कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिससे पेय को खट्टा स्वाद मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड सोडा में फीज के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि यह दबाव कम होने पर, जैसे कि बोतल खोलने पर, निकलते रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैर विषाक्त होता है और कार्बोनेटेड पेय को उनकी विशिष्ट तीव्रता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व हो जाएगा। तो देखिए, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था इस दिन, यही इसका महत्व हो जाएगा। देखिए, 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा ने भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ध्वज में 3 शैक्षिक पट्टियां हैं, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का एक अशोक चक्र है। अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं और यह न्याय, प्रगति और धर्म का प्रतीक है। ध्वज 15 अगस्त 1947 के बाद स्वतंत्र भारत का आधिकारिक ध्वज बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। दिवस जिसे संविधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह 1949 में उस दिन को चिन्हित करता है जब भारत के संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह दिन भारतीय संविधान में के वास्तुकारों, विशेष रूप से डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। संविधान दिवस पहली बार 2015 में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 150वीं जयंती के लिए मनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को किस भारतीय नेता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो देखिए, यह जगह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रति वर्ष 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो एक भारतीय विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत के शिक्षा प्रणाली की नींव रखने और देश में सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह सभी बच्चों के लिए 14 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। उसके बाद जान लीजिए, आज़ाद के योगदान ने अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना किया, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या, थल भारी जल संयंत्र में चालू किया गया था कब। ये 1987 ईस्वी में चालू किया गया था।
देखिए, थल भारी जल संयंत्र को वर्ष 1987 में चालू किया गया था। यह संयंत्र थल महाराष्ट्र में स्थित है और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारी जल यानी कि D2O की आपूर्ति करके, जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक और शीतलक के रूप में किया जाता है। थल संयंत्र का संचालन भारी जल बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। भारी जल कुछ प्रकार के परमाणु रिएक्टर के कामकाज के लिए आवश्यक होता है, खासकर भारत में उपयोग किए जाने वाले दावित भारी जल रिएक्टर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहा कि आदित्य L1 जो सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है, इसमें बताना है कि L1 का मतलब क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर L1 का मतलब होता है लैग्रेंज बिंदु 1, ये हो जाएगा। आदित्य L1 में सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन L1 का अर्थ लैग्रेंज बिंदु 1 है। देखिए, आदित्य L1 में L1 का अर्थ लैग्रेंज बिंदु 1 है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष में एक स्थिर बिंदु है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। स्थान का कारण यहाँ पे देख लीजिए, स्थिर स्थिति। पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होते हैं, जिससे अंतरिक्ष यान एक स्थिर कक्षा बनाए रख सकता है। उसके जान लीजिए, निरंतर दृश्य अंतरिक्ष यान सूर्य को ग्रहण या ऑक्लसन के बिना किसी रुकावट में लगातार देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहा कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में क्रमशः अंकुर और जड़ों के ऊपर की और नीचे की ओर वृद्धि को क्या कहा जाता है। इसे भू अनुवर्तन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा सूचना पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है। तो देखिए, आयोडीन हो जाएगा। देखिए, आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन T4 और ट्राई आयोडीथोथ्राइनिन T4 हार्मोन का उत्पादन करने के लिए आयोडीन का उपयोग करती है, जो शरीर में अलग अलग चयापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। उसके बाद जान लीजिए कि आयोडीन की कमी से थायराइड से संबंधित विकार हो सकता है, जैसे कि घेंगा, इनके थायराइड ग्रंथि का बढ़ना और हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड हार्मोन का कम होना हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक और आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे समुद्री भोजन, डेयरी उत्पाद और अंडे इस आवश्यक पोषक तत्व के महत्वपूर्ण आहार स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कहा कि छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर हजारों अंगुली के आकार के उभार होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए, इन्हें विली कहा जाता है। देखिए, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में हजारों छोटी अंगुली के आकार के परछेदों से ढकी होती है, जिन्हें विली कहा जाता है। विली आंतों की परत के सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषण को भी बढ़ाता है। प्रत्येक विली में कोशिकाएं और लेटिकल लसिका वाहिकाएं ये सभी होती है, जो अवशोषित पोषक तत्व और वसा को रक्त प्रवाह जानने में मदद करता है। उसके जान लीजिए, विली की उपस्थिति कुशल पाचन और अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है। शरीर में कुल पोषक तत्वों के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। यह क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहा कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में रियासतें थी कितना, तो 565 रियासतें थी। देखिए, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में लगभग 565 रियासतें थी। ये रियासतें अर्ध स्वायत्त क्षेत्र थी, जिनका शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीनस्थ में स्थानीय राजाओं या राजकुमारों के द्वारा किया जाता था। रियासतें आकार और जनसंख्या में अलग अलग था, कुछ काफ़ी बड़ी थी तो कुछ काफ़ी छोटी थी। इन रियासतों को नव स्वतंत्र भारत में एकीकृत करने की प्रक्रिया स्वतंत्रता के लिए असंक्रमण के दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती भी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहा कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से थे। तो देखिए, ये कहाँ के थे, तो ये USA से थे। देखिए, एलेनोर रूजवेल्ट एक अमेरिकी राजनीतिक, रासायनिक और चयन कार्यकर्ता थी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उन्होंने मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था। मानवाधिकारों के लिए उनके नेतृत्व और वकालत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के आकार देने में महत्वपूर्ण थी। एलेनोर रूजवेल्ट को अक्सर अमेरिकी इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक माना जाता है, जो सामाजिक न्याय और समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या है कि डैश नदी पर स्थित बांध में 40,000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखता है। तो देखिए, कौन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे इंगा नदी हो जाएगी। इंगा नदी, देखिए, इंगा बांध कांगो नदी पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। इसमें 40,000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन करने की क्षमता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़ी पनबिजली संयंत्रों में से एक बनाता है। यह बांध देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे का एक प्रमुख घटक है और इसमें कई पड़ोसी देशों को बिजली की आपूर्ति करने की क्षमता रखता है। इंगा की पनबिजली परियोजनाएं क्षेत्र की ऊर्जा मांगों को पूरा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है।
तो देखिए चुना गया देवेंद्र वी दर्डा को, ठीक है, देवेंद्र वी दर्डा। देखिए देवेंद्र वी दर्डा को वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि एबीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये पद जो है लोकमत मीडिया ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं। उद्योग अनुभव जान लीजिए कि दर्डा ने INS इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी और IFRI इंटरनेशनल न्यूज़पेपर एसोसिएशन सहित कई मीडिया उद्योग निकायों में भी काम किया है। शिक्षा में योगदान, वह यवतमाल महाराष्ट्र में अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष भी हैं। खेल में भागीदारी, वह वेस्टर्न इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की प्रबंध समिति में भी जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे सामान्य या राज्य विधानसभा चुनाव में किसी भी 4 राज्यों में वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त करना होता है, और इसकी अतिरिक्त उसे किसी भी राज्य या राज्यों से 4 लोकसभा सीटें जीतना होता है। तो देखिए 6% हो जाएगा। देखिए भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे सामान्य या राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी 4 राज्यों में कम से कम 6% वैध मत प्राप्त करने होते हैं। मत प्रतिशत के अलावा पार्टी को किसी भी राज्य या राज्यों से 4 लोकसभा सीटें जीतना होता है। यह मान्यता पार्टी को कुछ लाभों का लाभ उठाने की अनुमति देता है, जिसमें एक सामान्य प्रति का आवंटन और चुनाव के लिए सार्वजनिक धन तक पहुँच शामिल होता है। उसके बाद जान लीजिए कि राष्ट्रीय दल की मान्यता के मानदंड भारत के चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कि भारत और तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार को अलग करने वाली जलडमरू नदी कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा पाक जलडमरू नदी। देखिए पाक जलडमरू नदी भारत में तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट को श्रीलंका के मन्नार क्षेत्र से अलग करता है। यह लगभग 40 से 85 किलोमीटर चौड़ा है, जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। यह जलडमरू नदी प्राचीन पार्क खाड़ी के नाम पर रखा गया है, जो जलडमरू मध्य के पूर्व में स्थित एक उथली खाड़ी है। पाक जलडमरू मध्य क्षेत्र व्यापार मछली पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें समृद्ध समुद्री जैव विविधता भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कि भारत का कौन सा बजट काले बजट के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ये हो जाएगा 1973-74 का बजट ये हो जाएगा। देखिए भारत का काले बजट के रूप में जाना जाने वाला बजट 1973-74 का केंद्रीय बजट था। राजकोषीय घाटा 550 करोड़ के उच्च राजकोषीय घाटे के कारण इसे काला बजट के रूप में जाना जाता है। पेश किया गया उस समय के वित्त मंत्री यशवंत राव बी चौहान के द्वारा ही किया गया था पेश। तिथि कब था? तो 28 फरवरी 1973 को पेश किया गया था। उसका संदर्भ भारत में गंभीर वित्तीय कठिनाइयों और आर्थिक उथल पुथल के दौरान ये पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य कितने वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है? तो देखिए ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। देखिए सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। उसके जान लीजिए कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। प्रारंभ वर्ष 2001 में शुरू हुआ और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये शुरू किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि यह कार्यक्रम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा अनिवार्य की गई मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व पर जोर देता है। उसके बाद जान लीजिए कि इसका जो उद्देश्य है शिक्षा तक पहुंच में अंतर को पाटना, सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना और पूरे भारत में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना था। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या है कि IBM कॉर्पोरेशन में IBM का फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये हो जाएगा। देखिए IBM कॉर्पोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी और परामर्श कंपनियों में से एक है, जो कंप्यूटिंग तकनीक में अपने नवाचार के लिए जानी जाती है। IBM का पूर्ण रूप देखिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, जो इसे वैश्विक पहुंच और व्यावसायिक समाधानों पर जोर को दर्शाता है। 1911 में स्थापित IBM मूल रूप से एक कंपनी के रूप में शुरू हुआ था, जो व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए मशीनरी का निर्माण करता था। उसके बाद जान लीजिए कि IBM ने कंप्यूटर तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सेवाएं ये सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे का कि सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो देखिए ये हो जाएगा आगरा शहर में स्थित है। देखिए सम्राट अकबर का मकबरा आगरा भारत में स्थित है, विशेष रूप से सिकंदरा के नामक शहर में। 16वीं शताब्दी के अंत में निर्मित अकबर का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। मकबरे का जो परिसर है वो 119 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और सुंदर बगीचों से घिरा हुआ है। यह फारसी, भारतीय और इस्लामी स्थापत्य शैलियों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को भी दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे का कि भारत सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कब शुरू किया था? तो देखिए 1 जनवरी 2013 ईस्वी को ये शुरू किया था। देखिए भारत सरकार ने 1 जनवरी 2013 को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया था। यह कार्यक्रम शुरू में 43 जिलों में शुरू हुआ था।
इसका पहला आधिकारिक उद्घाटन 6 जनवरी 2013 को पूर्व गोदावरी जिले के कोल्हापुरलू में हुआ था। 12 दिसंबर 2014 को इसका राष्ट्रीय विस्तार हुआ, जिसमें 300 जिले और 34 अन्य योजनाएं भी शामिल था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य कल्याणकारी लाभों की डिलीवरी में सुधार करना और इसे अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे का कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाने वाला जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो देखिए, इसे क्या कहते हैं? इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच कोशिका के आंतरिक भाग पर को भरता है। यह मुख्य रूप से पानी, लवण और कार्बनिक अणुओं से बना होता है, जो अलग अलग कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। इसके वजह से साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल होते हैं, जो विशिष्ट संरचनाएं हैं जो एक कोशिका के भीतर विशिष्ट कार्य करती है। यह कोशिका चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पदार्थ के परिवहन में और कोशिका संरचना के समग्र के रखरखाव में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई के रचयिता कौन हो जाएगा? तो देखिए, सतनार हो जाएगा। देखिए, सत्यनार को तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई के रचयिता के आश्रय दिया जाता है, जो तमिल साहित्य में एक महत्वपूर्ण कृति है। यह महाकाव्य पहले के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के सीक्वल हैं, जो एक प्रसिद्ध साहित्यिक कृति भी है। मणिमेखलाई प्रेम, नैतिकता और ज्ञान की खोज के विषय का पता लगाता है और एक बौद्ध नायिका के जीवन के इर्द गिर्द केंद्रित है। यह पाठ अपनी काव्य सौंदर्य और दार्शनिक गहराई के लिए मनाया जाता है, जो तमिल साहित्य की समृद्धि विरासत में योगदान देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त को किस वर्ष लागू हुआ था? तो देखिए, 1995 ईस्वी को ये लागू हुआ था। देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ था। घोषणा कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री ने 28 जुलाई 1995 को किया था। उद्देश्य क्या था? तो वृद्धावस्था परिवार के कमाने वाले की मृत्यु और मातृत्व के मामले में गरीब परिवार को सामाजिक सहायता प्रदान करना। क्रियान्वयन क्या था? तो NSEP भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में GHGs का पूर्ण रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस ये हो जाएगा। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसें हैं जो ऊष्मा को रोकती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है, जो और वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। सामान्य ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन यानी कि CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O और फ्लोरिनेटेड गैस ये सभी शामिल होते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता में वृद्धि मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन जलाना, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण होती है। उसकी वजह देखिए, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना महत्वपूर्ण है और इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि और टिकाऊ भूमि उपयोग प्रथाओं को लागू करना शामिल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कहा कि ब्रिटिश सरकार ने अंतर्देशीय प्रवासी अधिनियम कब लागू किया था? तो देखिए, ये कब किया था? तो 1859 ईस्वी में लागू किया था। देखिए, अंतर्देशीय प्रवास अधिनियम भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1859 में सामाजिक अशांति और श्रमिक की आवाजाही पर बेहतर नियंत्रण की आवश्यकताओं के उत्तर में लागू किया गया था। इस अधिनियम का जो उद्देश्य है, भारत के भीतर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में विशेष रूप से कृषि क्षेत्रों से बागानों तक श्रमिकों के प्रवासों को विनियमित करना था। इसमें व्यक्तियों को प्रवास करने से पहले ब्रिटिश अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी, जिससे उनकी आवाजाही की स्वतंत्रता सीमित हो गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ, यह अधिनियम व्यापक नीतियों का हिस्सा था, जिसमें ब्रिटिश ने औपनिवेशिक शासन के दौरान श्रम का प्रबंधन करने और संसाधन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी लागू किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या अक्टूबर 2019 में निम्न में से कौन सा क्रिकेटर जो है वो 100 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर बन गया? तो देखिए, कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, ये हो जाएगा। देखिए, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर उपलब्धि 100 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई। उसका तिथि जान लीजिए, अक्टूबर 2019 में यह उपलब्धि हासिल किया था। भूमिका, कौर एक ऑलराउंडर है और सभी प्रारूपों में भारत के महिला राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कहा कि भारतीय आधिकारिक रहस्य अधिनियम जो प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता था, कब पारित किया गया था? देखिए, कब पारित किया गया था? ये 1904 ईस्वी को ये पारित किया गया था। कि भारतीय आधिकारिक रहस्य अधिनियम 1904 में औपनिवेशिक भारत में असंतोष को रोकने और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम आधिकारिक रहस्य के अनधिकृत प्रकटीकरण को अपराध बनाता है, जिससे पत्रकारों की सरकारी गतिविधियों पर रिपोर्ट करने की दक्षता सीमित हो जाती है। उसके बाद जान लीजिए कि यह ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार के विरोध को दबाने और सूचना प्रसार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण था। यह अधिनियम संशोधनों से गुजरा है और भारत में एक महत्वपूर्ण कानून बना हुआ है, जो प्रेस की स्वतंत्रता और राज्य सुरक्षा के बारे में बहस को जन्म देता है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कहा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व बैंक और इसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में किया गया था?
तो देखिए ये क्या कहता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर यूएसए में हुआ था। इसमें 44 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया, जिनका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक ढांचा स्थापित करना था। सम्मेलन के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का निर्माण हुआ, जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना था। उसके बाद जान लीजिए कि संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, गरीबी को कम करने और सदस्य देशों के बीच अस्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या कि कौन सा प्रमुख कार्यक्रम एक वर्ष में प्रत्येक घर में 100 दिनों के वेतन वाले रोजगार की गारंटी देता है? तो देखिए ये हो जाएगा कौन, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये हो जाएगा। देखिए मनरेगा 2005 में लागू किया गया था और यह दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में से एक है। यह अधिनियम जो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन वाले रोजगार की गारंटी देता है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना और ग्रामीण परिवार की क्रय शक्ति में सुधार करना है। मनरेगा जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ संपत्तियां बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि सड़क हो गया, नहर हो गया, तालाब हो गया। इस प्रकार ग्रामीण विकास में ये योगदान देता है। नंबर 33 यहाँ पे क्या कि हाइपरमेट्रोपिया या फिर दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु से कितने सामान्य निकट बिंदु दूर होता है? तो 25 सेंटीमीटर दूर होता है। हाइपरमेट्रोपिया जैसे दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है, एक सामान्य दृष्टि स्थिति होती है जहाँ दूर की वस्तुओं को पास की वस्तुओं की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया में दृष्टि का जो निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से अधिक दूर होता है, जो सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए आमतौर पर लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। यह जो स्थिति होता है तब होता है जब आंख बहुत छोटी होती है या फिर कॉर्निया में बहुत कम वक्रता होती है, जिससे प्रकाश किरणें रेटिना पर ही सही ढंग से केंद्रित होने से रोकती है। उसके बाद जान लीजिए कि हाइपरमेट्रोपिया वाले लोगों को सुधारात्मक लेंस के बिना पढ़ने या क्लोज अप कार्य करने में कठिनाई हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए इसका मतलब हो जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाता है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए CPI का अर्थ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जहां CPI के बारे में कुछ विवरण दिया गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स समय के साथ उपभोक्ताओं के द्वारा भुगतान किए जाने वाले औसत परिवर्तन को मापता है, जो वस्तुओं और सेवाओं की एक प्रतिनिधि टोकरी के लिए होता है। CPI अलग अलग प्रकार की उपभोक्ता आवश्यकताओं के लिए मूल्य परिवर्तनों को ट्रैक करता है, जिसमें ये शामिल होता है इसमें भोजन, आवास, परिवहन, चिकित्सा देखभाल, अन्य दैनिक जीवन व्यय। उसके बाद मूल्य डेटा नियमित अंतराल पर एकत्र किया जाता है। वेटिंग आरेख उपभोग पैटर्न का प्रतिनिधित्व करते हैं। घरेलू खर्च के अपने हिस्से के आधार पर उत्पादों को हिस्सा भी देते हैं। नंबर 35 यहाँ पे कहा कि किसने कहा भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है? तो देखिए ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से निवृत्त है। यह कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा था। भारत के लिए दृष्टिकोण उनका मानना था कि भारत के भविष्य की वास्तविक ताकत और आशा आम लोगों में निहित है, जो परिवर्तन लाने और स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने की क्षमता रखता है। उच्च वर्गों की आलोचना। विवेकानंद ने समाज के उच्च वर्गों की आलोचना की, यह सुझाव देते हुए कि उनमें राष्ट्र को स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए आवश्यक जीवन शक्ति और नैतिक अखंडता का अभाव है। उसके बाद जान लीजिए कि जनता की भूमिका। उनका कथन इस बात को दर्शाता है कि भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में जनता का महत्वपूर्ण योगदान होगा, जो राष्ट्र के हित में एकजुट होने और कार्य करने की उनकी क्षमता को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे का कि निम्न में से कौन गोंडवाना लैंड नामक प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो फ्रांस हो जाएगा। तो गोंडवाना लैंड एक विशाल प्राचीन महाद्वीप था, जो पेलिजोइक काल के अंत और मेसोजोइक काल के प्रारंभ में लगभग 600 मिलियन से 180 मिलियन वर्ष पहले मौजूद था। इस महाद्वीप में कई महाद्वीप के भूमि क्षेत्र शामिल थे, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण कोलोरेशिया महाद्वीप का हिस्सा था, जो गोंडवाना लैंड के साथ मिलकर बना हुआ था। उसके बाद जान लीजिए कि गोंडवाना लैंड के टूटने से आधुनिक महाद्वीप का निर्माण हुआ और पृथ्वी के भूगर्भ और जैविक विकास को काफी प्रभावित किया। इसमें क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कि दांडी मार्च गुजरात में नमक खदानों तक पैदल जो है 240 मील की यात्रा किया था। देखिए दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च के रूप में भी जाना जाता है, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना था। यह मार्च अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी के तट गांव तक लगभग 240 मील की दूरी तय करता था। यह यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। उसके बाद जान लीजिए कि मार्च के दौरान गांधी और उनके अनुयायियों ने ब्रिटिश नमक एकाधिकार और भारतीयों पर लगाए गए नमक कर का विरोध किया था।
क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या कि सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? ये न्यूजीलैंड देश में स्थित है। देखिए फ्राइंग पैन लेक न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर रोटोरुआ के पास एक भूतापीय क्षेत्र वाईओ टापू में स्थित है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म झरना माना जाता है, जिसकी सतह का तापमान 74 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। झील अपने आश्चर्यजनक नीले हरे रंग के लिए जाना जाता है, जो घुले हुए खनिज मुख्य रूप से सिलिका की उपस्थिति के कारण होती है। उसके वजह से फ्राइंग पैन झील पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण है, जो क्षेत्र की भूतापीय गतिविधि और अद्वितीय परिदृश्यों को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा कि तंजौर चित्रकला किस वंश के समय में उत्पन्न हुआ था? देखिए चोल के समय में विकसित हुआ था। देखिए तंजौर चित्रकला जो है दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय चित्रकला शैली है, जो तंजौर तमिलनाडु के एक शहर में चोल वंश जो कि लगभग 9वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान उत्पन्न हुआ था। चोल वंश कला, वास्तुकला और संस्कृति में अपने समृद्ध योगदान के लिए जाना जाता था, जिसने तंजौर चित्रकला के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। तंजौर चित्रकला अपने समृद्ध रंगों, जटिल विवरण और सोने की पन्नी के उपयोग के लिए जानी जाती है, जो कलाकृतियों में एक अनूठी चमक जोड़ता है। यह पारंपरिक कला रूप आमतौर पर हिंदू देवताओं, धार्मिक विषय और पुरानी कथाओं के दृश्यों को दर्शाता है, जो उस समय की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावना को दर्शाता है। 2007 में भारत सरकार के द्वारा भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई अधिकार भी प्रदान किया गया था। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहा कि आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के नई संस्करण आकाश 1S क्या लगाया गया है इसमें? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नया स्वदेशी रूप से विकसित सीकर ये हो जाएगा। देखिए आकाश 1S मिसाइल भारत में DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा विकसित मूल आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का एक उन्नत संस्करण है। नई सीकर तकनीक मिसाइल के लक्ष्य अधिग्रहण और ट्रैकिंग क्षमताओं को बढ़ाती है, जिससे यह अलग अलग हवाई खतरों के खिलाफ अधिक प्रभावी हो जाती है। उसके वजह से यह मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों को संलग्न कर सकती है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक कुशल वायु रक्षा तंत्र प्रदान करता है। स्वदेशी घटकों की शुरुआत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो विदेशी तकनीकों पर निर्भरता को कम करता है। पहला परीक्षण जो है ये 2019 में सफल परीक्षण परिणामों के साथ किया गया था। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।